अनुभव साझा करें और विस्थापन की जो त्रासदी जो विभीषिका है उसके बारे में अपने अनुभव साझा करें। भारत माता की। परम पूजनीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उप मुख्यमंत्री माननीय विजय पाठक जी, केंद्रीय मंत्री माननीय कौशल किशोर जी, लखनऊ के महापौर आदरणीय सुषमा खड़गवाल जी एवं लखनऊ नगर के उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित विधायकगण, सदस्य विधान परिषदगण, मुख्य सचिव, सभी अधिकारीगण एवं लखनऊ नगर से आए सभी समाज के प्रमुख विस्थापितों के प्रतिनिधिगण, आज 14 अगस्त 1947 की तारीख भारत कैसे भूल सकता है। एक तरफ हम सैकड़ों वर्षों की गुलामी की आज़ादी मिलने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ देश के दो टुकड़े हो रहे थे। लाखों लोग इधर से उधर विस्थापित हो गए, घर बार छूटा, परिवार छूटा, लाखों की जान गई। यह दर्द था भारत के विभाजन का। भारत के लिए विभीषिका से कम नहीं था। इसी दर्द को महसूस करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने वर्ष 2021 में प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका की स्मृति मनाने का निर्णय लिया। उसी क्रम में प्रदेश की संवेदनशील सरकार ने भी पिछले वर्ष इस वर्ष राज्य में इस कार्यक्रम को कराने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसके लिए उत्तर प्रदेश का सिंधी समाज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एवं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है। बंटवारे के पश्चात सिंध में उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण सिंधी समाज को अपने परिवार की इज्जत आबरू बचाने, सुरक्षा और धर्म की रक्षा करने हेतु खेत खलियान, मकान व अन्य आवश्यक संसाधनों को छोड़कर खाली हाथ भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। महोदय, भले ही वर्तमान में सिंधी समाज की जनसंख्या प्रतिशत भारत में कुल जनसंख्या का मात्र 1.5-2% होगा, परंतु भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP एवं आय के संग्रह में सिंधी समाज का योगदान 20% के लगभग है। एक बार पुनः विभाजन की विभीषिका कार्यक्रम एवं आयोजन के माध्यम से सिंधी समाज के द्वारा सही गई पीड़ाओं को याद करने हेतु भारत के सिंधी समाज की ओर से मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सिंधी समाज की तरफ से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। लाल सभई तो झूलेलाल। सनातनी पंजाबी महासभा के प्रतिनिधि श्री अनिल बिरमानी जी। आदरणीय यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय विजय पाठक जी, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, लखनऊ की महापौर सुषमा जी, सम्मानित मंच और यहाँ बैठे सारे अधिकारी और यहाँ पर उपस्थित उन त्रासदी को जिनके परिवारों ने पीछे झेला है, सिख समाज, सिंधी समाज और पंजाबी समाज, उनके प्रतिनिधि, उनकी दूसरी पीढ़ी, उनकी तीसरी पीढ़ी, सब आज यहाँ माननीय आप यहाँ उपस्थित है। आज 14 अगस्त 2023 ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हम लोग अब जब से पिछले वर्ष से भारत सरकार ने 14 अगस्त को विभीषिका दिवस के रूप में मनाया, हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारत जब आज़ाद हो रहा था, देश में आज़ादी आ रही थी, तो देश की आज़ादी जहां एक और बहुत उत्साह, उमंग, खुशियां ला रही थी, वहीं साथ ही साथ एक असहनीय और अकथनीय पीड़ा का एहसास भी करा रही थी। हमारे देश के दो टुकड़े हो रहे थे, विभाजन हो रहा था। यह विभाजन न केवल देश के एक बड़े भूभाग का था, जमीन का था, बल्कि धर्म के आधार पर हो रहा था। और यह दिलों का विभाजन था, हमारे शरीर का विभाजन था, और एक ऐसा विभाजन था जिसका दंश जिसको भी लग रहा था वो बेहिसाब पीड़ा और दर्द का अनुभव कर रहा था। अपनी जन्मभूमि से बिछड़ना, अपनी रोजी रोजगार, खेती बाड़ी, काम धंधे को छोड़ना, अपने घर घाट को छोड़ना और एक ही पल में, एक ही दिन में अपने ही देश में शरणार्थी हो जाना, यह कैसा दर्द है। यह एक ऐसी पीड़ा है जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लाखों लोगों ने इस दर्द को सहा, इसको महसूस किया। जो लोग एक शानदार जीवन जी रहे थे,
एक आत्मनिर्भर जीवन जी रहे थे, एक स्वाभिमान का जीवन जी रहे थे, अपने परिवार के साथ साथ हंसी खुशी रह रहे थे। अचानक से उनके ऊपर कुठाराघात होता है और विभाजन की विभीषिका को झेलने के लिए मजबूर होते हैं। हजारों कष्ट सहकर अपनी ही मातृभूमि में अपने जन्म स्थान को छोड़कर भारत की ओर बढ़ते हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे लाखों लोग मात्र केवल कुछ शरीर के ऊपर पहने हुए कपड़ों को लेकर अपना घर घाट छोड़कर भारत की ओर आते हैं। उसके विभाजन की विभीषिका का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको सुरक्षित आने के लिए उस समय के देश के कर्णधारों ने कोई भी सुरक्षित पैसेज नहीं बनाया था। अगर ये बनाया होता तो शायद जो ये त्रासदी हुई है इसकी संख्या बहुत कम होती। उनके ऊपर जगह जगह जिहादियों और दंगाइयों की भीड़ भाड़ हमला करती है। उनका सामान जो थोड़ा बहुत उनके पास है लूट लेती है। महिलाओं स्त्रियों की इज्जत लूटी जाती है, उनके कत्ल किए जाते हैं, नौजवान और बच्चों तक को मारा जाता है। लुटते पिटते लाखों लोग किसी तरह भारत की भूमि पर आ जाते हैं और फिर एक नए संघर्ष का जीवन शुरू होता है। यह इतने बड़े विभाजन की विभीषिका है कि शायद दुनिया के इतिहास में कभी भी आबादी का इतना बड़ा पलायन नहीं हुआ होगा। और लाखों लोगों ने जो इस विभीषिका को झेला है, जिसमें हम सब के दादा परदादा और पिता शामिल हैं, उनके मुंह से यह सब इनकी इस देश की इस पीड़ा कहानियां हम लोग सुनते आ रहे हैं। अब हम उन सबको मन भर आता है। पिछले वर्ष से भारत सरकार ने, मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने कि सरकार ने इस पीड़ा को, विभाजन के दर्द को, विभाजन की विभीषिका को महसूस करते हुए उन लाखों करोड़ों लोगों को जिन्होंने इस दर्द को झेला है, उनके दर्द को कम करने के लिए, उस दर्द पर मरहम लगाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का फैसला किया। यह राहत बड़ा कदम है उन सब के लिए, लाखों करोड़ों के लिए जिन्होंने विभाजन की विभीषिका को महसूस किया है। जो लोग विभाजन के बाद अपने देश में शरणार्थी बनकर रहे, उन सब का हृदय आज आभारी है मोदी जी और योगी जी की सरकार का, जिन्होंने सांत्वना देने का काम किया, मरहम लगाने का काम किया और सहारा देने का काम किया। ऐसे लाखों लोगों को हम सब आभार प्रकट करते हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं एक और शब्द कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आजादी के बाद यही लखनऊ में पैदा हुए, लेकिन हमारे पूर्वज पाकिस्तान से आए थे। उस समय का पाकिस्तान था। हम लोग बड़े गौरवित होते थे, हम लोग बड़े गर्व से कहते थे कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बड़े गर्व से कहते थे, फिर कहते थे हम पंजाबी। लेकिन 2017 के बाद अब हम बहुत बहुत जोर से कहते हैं, पहले हम भारतीय हैं, फिर हम हिंदुस्तानी हैं, और बड़े गर्व से कहते हैं हम उत्तर प्रदेश के। 2017 से पहले जब कभी अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते थे तो बड़े हंस के कहते थे यूपी वाले हो। अब कहते हैं यार जो योगी जी के बारे में, अरे उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। फिर आखिरी में कहते हैं यार बंदे में बड़ा दम है। वाकई आप में बहुत दम है। आप जिस तरह जो करते हो जनता के लिए, सिंधी समाज, पंजाबी समाज और सिख समाज और उत्तर प्रदेश का हर समाज अपने आप को आज बाहर जाता है तो बड़े फख्र से कहता है कि हम यूपी वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अध्यक्ष गुरु सिंह सभा आलमबाग गुरुद्वारा कमेटी के प्रतिनिधि श्री निर्मल सिंह जी। भारत माता की जय। मंचासीन माननीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी, उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय महापौर जी एवं अन्य मंचासीन सम्मानित गण, मैं सभी को नमन करता हूँ। विभाजन विभीषिका दिवस के बारे में हमारे दोनों मित्रों ने बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो हम लोग भूल चुका था हमारा समाज। ये दिवस मनाने के उसमें अब हम लोग उन चीज़ों को पुनरावृत्ति, सारी चीज़ें हमारी आंखों के आगे से गुजरती हैं तो हम समझ रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे दादा परदादा ने किस तरीके का दंश वो झेला। आज हम लोग जब उस टाइप की पिक्चरें देखते हैं तो हम लोग रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उन्होंने अपने शरीर पर उन चीज़ों को झेला। आप हम कल्पना कर सकते हैं, सुंदर खेत खलिहान, हवेली जैसे मकान, सुंदर सी दुकानें, खुशहाल जीवन जीने वाले वहाँ के लोग
जिस समय एक आया कि भी ये रेखा खींची जा रही है, उसके बाद किस तरीके से सारा कुछ वहाँ छोड़कर आना। कई लोग, मैंने जिनसे बात भी की, कई लोगों ने कहा भी अपने बच्चों की लाशों को वहाँ पड़े हुए देखते हुए भी हम उसका संस्कार नहीं कर पाए और दौड़ना पड़ा हम लोगों को। तो इस चीज़ की आपने जो हम लोगों को इस चीज़ का दोबारा विभाजन विभीषिका दिवस मना कर जो हम लोग को एक तरीके से पूरे एक पुनरावृत्ति हम सारा उस चीज़ को याद कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान विभाजन में हुआ है तो मैं ये मानता हूँ कि सिख समाज का इसलिए ज़्यादा नुकसान हुआ है कि हमारा जितने भी हमारे धार्मिक जो हमारे थे, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना साहिब, पंजा साहिब जहाँ उन्होंने पंजाब पर्वत को रोका था, और लाहौर जहाँ गुरु अर्जन देव साहब की शहादत हुई थी, करतारपुर कॉरिडोर जहाँ गुरु नानक देव जी ने शरीर छोड़ा था। और मैं कभी कभी ऐसे ही बैठ के कल बातें हम लोग कर रहे थे, मैंने कहा अगर काश उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय होते, विभाजन के समय में हमारे योगी जी उस समय होते, तो ये सारे संस्थान जो हैं, ये ननकाना साहिब, पंजा साहिब आज ये भारत का हिस्सा हो। करतारपुर कॉरिडोर खोलकर जो आपने सिख समाज को सम्मानित किया, उसके बारे में पूरी दुनिया का सिख समाज आपके सामने नतमस्तक है। चाहे हमारे साहिबजादों की शहादत वाले दिवस हों, आपने अपने आवास में 4-4 कार्यक्रम करके हमें सम्मानित किया है, उसके लिए पूरी दुनिया का सिख समाज आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव साझा करने के लिए। और अब विभाजन विभीषिका स्मृति पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन होगा, जिसको सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार कराया गया है। की शपथ न पूरी है, स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। भारत का विभाजन एक ऐसा घाव जो आज तक नहीं भरा है, उसे कभी भरने का प्रयास भी नहीं किया गया, उल्टा उसे छिपाया और दबाया जाता रहा। केंद्र की भाजपा सरकार ने बंटवारे के दिन अर्थात 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाना आरंभ किया है। यह एक अवसर है कि हम मानवता और सभ्यता पर हुए इस अत्याचार को याद करें, इसके दोषियों की पहचान करें, आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताएं, ताकि भारतीय इतिहास का वह भयावह कालखंड हमें दोबारा कभी देखना न पड़े। विभाजन का निर्णय इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि किसी को भी सोचने समझने का अवसर नहीं मिला। अंतिम समय तक कांग्रेस के नेता आश्वासन देते रहे कि मुस्लिम लीग की मांग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। गांधी जी भी जनता को आश्वासन दे रहे थे कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। परंतु एकाएक 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा कर दी गई। उस पर हमारे नेताओं ने अपनी स्वीकृति की मुहर भी लगा दी। मात्र 72 दिन बाद 15 अगस्त को इस निर्णय के क्रियान्वयन में वे भी सहमत हो गए। देश की बहुसंख्यक आबादी की सहमति असहमति की कोई चिंता नहीं की गई। विभाजन का निर्णय इतना अचानक हुआ, इतने कम समय में विभाजन के विरोध में कोई जन आंदोलन छेड़ना भी संभव नहीं था। लोगों को तो अपनी जान बचाने की पड़ी थी, कोई भी विभाजन के विरुद्ध खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। मानवता के इतिहास में इस अभूतपूर्व सर्वनाश और विस्थापन का शिकार बन रहे लोगों से प्रतिरोध की अपेक्षा भी व्यर्थ ही थी। 15 अगस्त 1947 के दिन जब दिल्ली समेत पूरा देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, ठीक उसी समय हजारों काफिले लाहौर, मुल्तान, लायलपुर और सियालकोट जैसे शहरों से भारत की ओर बढ़ रहे थे। उनके लिए इस उत्सव का कोई अर्थ नहीं था। उनके तो पग पग पर मौत का साया मंडरा रहा था। रास्ते में क्या हो जाए कोई कुछ नहीं जानता था। जिधर देखो शव ही शव। अनगिनत महिलाओं का अपहरण हुआ, सामूहिक बलात्कार हुए, उन्हें लूट के माल की तरह नीलाम किया गया। सधवाएं विधवा हो रही थीं, बच्चे अनाथ हो रहे थे। रेलगाड़ियों से चलना भी सुरक्षित नहीं था। उन्हें कहीं भी रास्ते में रोककर हथियारबंद जिहादी जत्थे नरसंहार शुरू कर देते थे। यात्रियों की जगह वे लाशों से भरी रेलगाड़ियां
इधर भेज रहे थे। लाखों लोगों को अपने पुरखों और देवताओं की पुण्य भूमि को छोड़कर उस बाकी बचे भूभाग की ओर चल देना पड़ा जिसे स्वतंत्र भारत कहा जा रहा था। लोगों के पास भागने के अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं था। जहां तक संभव हुआ लोगों ने अपने स्तर पर प्रतिरोध किया। हमारे राजनेताओं ने भले ही अत्याचारों के आगे हथियार डाल दिए थे, पर जनता ने उनका अनुकरण नहीं किया। स्वतंत्रता के बाद सुनियोजित प्रचार द्वारा समाज में यह धारणा बनाई गई कि देश के विभाजन को जनता ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था और उस दौरान हिंदू समाज पर जो दानवीय अत्याचार हुए थे वो नए राष्ट्र के जन्म की प्रसव पीड़ा मात्र थे, जबकि लाखों करोड़ों विस्थापितों की गवाहियां इस झूठ की पोल खोलती हैं। हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता की पुण्य भूमि के बंटवारे को सैद्धांतिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसी भावना महान क्रांतिकारी महर्षि अरविंद ने वर्ष 1957 में व्यक्त की थी। देर चाहे कितनी भी हो, पाकिस्तान का विघटन और भारत में विलय एक दिन तय है। यही ईश्वर की इच्छा है। भारत फिर से अखंड होगा और मैं उसे स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। महापुरुषों की ये भविष्यवाणियां एक आशा का संचार करती हैं। करोड़ों भारतवासी इस कामना को अपने हृदय में बिठाएंगे तो यह और भी बलवती होगी। जिस दिन यह सत्य सिद्ध होगी वह दिन विभाजन की विभीषिका झेलने वाले करोड़ों निर्दोषों को सच्ची श्रद्धांजलि का दिन होगा। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके आशीर्वचन के लिए उद्बोधन के लिए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा करकवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायकगण श्री योगेश शुक्ला जी, श्रीमती जय देवी जी, श्री अमरेश कुमार जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य श्री मोहसिन रजा जी, रामचंद्र प्रधान जी, मुकेश शर्मा जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, सुमेश चंद द्विवेदी जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री मुकेश मिश्राम जी, अवनीश अवस्थी जी, संजय प्रसाद जी और उपस्थित सभी विभाजन की विभीषिका के जो पीड़ित हैं उनके परिवार के सदस्यगण, अभी जिन तीन महानुभावों ने यहाँ पर अपने विचारों को रखा है, सनातनी पंजाबी महासभा के श्री अनिल बरमानी जी, केंद्रीय सिंह सभा के श्री निर्मल सिंह जी, सिंधी एकेडमी के श्री नानक चंद लखमानी जी और उपस्थित भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, पंद्रह अगस्त की तिथि
हम में से हर व्यक्ति स्मरण करता है। और इसलिए स्मरण करता है कि 15 अगस्त को यह देश आजाद हुआ था। आजादी की कीमत हर व्यक्ति को याद है और हर व्यक्ति को अच्छा भी लगता है, लेकिन आजादी के एक दिन पूर्व हजारों हजार वर्षों का यह देश 3 भागों में विभाजित हो गया और 3 भागों में विभाजन वह कोई प्राकृतिक विभाजन नहीं था। यह वह विभाजन था जिसने स्वाभाविक रूप से एक उस समुदाय को जो हजारों हजार वर्षों की मानवता की एक ऐसी थाती को सजो करके लेके चल रहा था जिसने दुनिया के अंदर कभी किसी कालखंड में पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में जोड़ने की बात कही थी, वह विभाजित था। यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, जमीन के टुकड़ों का मात्र विभाजन नहीं था, यह मानवता के 2 दिलों के विभाजन का भी एक त्रासदीपूर्ण निर्णय था और जिसकी कीमत आज ही के दिन 1947 में लाखों लोगों को चुकानी पड़ी थी। लेकिन विभाजन की इस त्रासदी को विस्मृत करके हमने आजादी के उन सुहावने सपनों के साथ आगे बढ़ना उचित समझा और परिणाम हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, इतिहास को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अपने उज्जवल भविष्य के सपनों को साकार नहीं कर सकता। इतिहास की अप्रिय घटनाओं को विस्मृत करके भी हम लोग इतिहास के उस पाप पर पर्दा नहीं डाल सकते जो निहित राजनीतिक स्वार्थों के कारण एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की त्रासदी की ओर धकेला था। आश्चर्य होता है कि जब यह देश 1947 में विभाजन होना ही था तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ क्यों हो रही है? अगर उन्हें पाकिस्तान ही इतना प्यारा था तो उन्हें उस भूभाग की समृद्धि के लिए और वहां से भी मानवता के कल्याण के लिए एक नया संदेश पूरी मानवता को, पूरी दुनिया को देना चाहिए था। लेकिन नहीं, उन्होंने इतिहास से सबक नहीं सीखा और परिणाम क्या है? हिंदुस्तान ने 1947 में विभाजन की त्रासदी को झेलते हुए भी 140 करोड़ की आबादी का हिंदुस्तान जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के भेद को समाप्त करते हुए एक भारत और श्रेष्ठ भारत के संदेश के साथ जहां आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की दुर्गति हम सब से छुपी हुई नहीं है।
क्या स्थिति है पाकिस्तान के अंदर, किस प्रकार की स्थितियों का सामना पाकिस्तान वर्तमान में कर रहा है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास उर्वरा भूमि न रही हो। भारत की जो कृषि उत्पादन की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उर्वरा भूमि थी वह पाकिस्तान के पंजाब में गई थी। विभाजन के बाद पाकिस्तान उस भूमि के बल पर कुछ दिनों तक अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर भी हुआ, लेकिन उसकी नकारात्मकता आज उसे वहां पहुंचा दी है कि आपके सामने वे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। जब 5 किलो आटा की बोरी को लेकर के सरे बाजार में छीना झपटी होती है, यानी भूख के लाले पड़ रहे हैं आज वहां पर, अराजकता चरम पर, कोई सुरक्षित नहीं, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि जो दूसरों के लिए कांटा बोए तो उसके लिए कोई फूल बिछाने का कार्य करे। वे कांटे तो एक न एक दिन उसी को काटने पड़ेंगे, उसको उन्हीं से गुजरना पड़ेगा, उन्हीं से उसका सामना होना पड़ेगा। और यही आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। उसने दुनिया को दर्द दिया, भारत को विभाजन का, दुनिया को आतंकवाद का। तो यही विभाजन और यही आतंकवाद पाकिस्तान को ले डूबेगा। और हुआ भी। 1947 में भारत के 2 टुकड़े हुए, भले पाकिस्तान के रूप में उसके 2 भूभाग उसके पास गए, एक पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, एक पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में, लेकिन वह बहुत दिनों तक अपने उस भूभाग को भी संभाल के नहीं रख पाया। पूर्वी पाकिस्तान उससे अलग हो गया, उसके अत्याचारों से, उसके शोषण से उसने अपने आप को अलग कर दिया। यह कहना कि मजहब के आधार पर वे सुरक्षित हो जाएंगे, तो आखिर पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तान तो एक ही मजहब था, लेकिन कोई सुरक्षित नहीं हो पाया। वहां पे किस प्रकार का अत्याचार हुआ था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे, देखेंगे 1970 और 71 के दौरान या उससे पहले किस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेशी माता और बहनों के साथ किस प्रकार का क्रूरतम अत्याचार किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और परिणाम था कि 1971 में बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान को भी एक विभाजन के दौर से गुजरना पड़ा था। पूर्वी पाकिस्तान जब 1947 में बनता है, बंगाल का एक बड़ा भूभाग बांग्लादेश के रूप में जाता है, लेकिन वहां की गरीबी, वहां की भूखमरी को वे समाप्त नहीं कर पाए। याद करिए, बांग्लादेश प्राचीन काल से ही, जो आज का बांग्लादेश है, ये बंगाल प्राचीन काल से ही भारत के टेक्सटाइल के एक हब के रूप में जाना जाता था। बंगाल का महीन वस्त्र दुनिया में विख्यात था। उसकी अपनी एक पहचान थी, उसकी अपनी एक ब्रांड थी। कला के लिए आज भी बंगाल जाना जाता है। आज भी आप देखते होंगे, मूर्ति कला के रूप में जब बंगाली कलाकार आता है, एक सामान्य मिट्टी के
एक ढेर को एक मूर्ति में बदलने में उसे देर नहीं लगती। एक कला उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा है, उसकी स्वयं की प्रतिभा है। लेकिन कुछ लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक दुखद त्रासदी के दौर से भारत को विभाजन की त्रासदी की ओर धकेला, और जो सैकड़ों वर्षों के बाद जो भारत अपनी आजादी के जश्न को बड़े उत्साह के साथ मनाता, और अखंड भारत अगर अपनी आजादी के उस उत्सव को मनाता तो दुनिया के लिए एक महाशक्ति के रूप में भारत को खड़े होने में बहुत देर नहीं लगती। लेकिन जिन्हें भारत की इस ताकत से परेशानी थी, उन्होंने भारत को एक महाशक्ति के रूप में 1947 के बाद की यात्रा से बनने से रोका, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। किसी को पद चाहिए था, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए थी, किसी को कुछ और नाम से आगे बढ़ना था। परिणाम हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, ये तिथि हम सबको एक नई प्रेरणा देती है। इतिहास के उन दुखद क्षणों से कुछ सबक लेने के लिए भी प्रेरित करती है। ये वही सबक है कि अगर समाज विभाजित है, चाहे वह जाति हो, मत हो, मजहब हो, क्षेत्र हो या भाषा, ये दुखद विभाजन, या जब भी कोई समाज, कोई समुदाय स्वयं के स्वार्थ को राष्ट्र के ऊपर थोपने का कुत्सित प्रयास करेगा, तो उसकी त्रासदी से संपूर्ण मानवता को जूझना पड़ेगा। यही हुआ था 1947 में। 14 अगस्त के विभाजन की त्रासदी कुछ लोगों के स्वार्थ को राष्ट्र से ऊपर रख करके इस देश को विभाजन की त्रासदी की ओर धकेला था। और इसीलिए आज हम सबका संकल्प होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ, मेरे परिवार का स्वार्थ, मेरी जाति, मेरा मत, मेरा मजहब, मेरे क्षेत्र, मेरी भाषा का स्वार्थ कभी भी मेरे राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता। हर भारतवासी का एक ही संकल्प होना चाहिए, और वह संकल्प होना चाहिए राष्ट्र सर्वोपरि का, नेशन फर्स्ट का। अगर कभी मुझे चयन करना हो तो मैं पहले अपने राष्ट्र को स्वीकार करूंगा। दुनिया के अंदर जिन देशों ने प्रगति की, उन देशों की प्रगति के पीछे नेशन फर्स्ट की ही उनकी थ्योरी है। दुनिया के अंदर किसी भी देश में आप चले जाइए, उनके मन में एक ही भाव है, और वह भाव है कि मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। स्वामी विवेकानंद ने भी इस देशवासियों से एक ही बात का आह्वान किया था। जब वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के प्रांत वे भारत आए थे, और उस समय प्रश्न उनके सामने रखा था, लोगों ने, भारतवासियों ने रखा कि स्वामी जी, आप तो दुनिया के मंच पे गए, दुनिया में आपको इतनी सराहना मिली, इतना सम्मान मिला, लेकिन हमारा देश तो गुलाम है, हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने एक ही बात कही। उन्होंने कहा था कि भारतवासियों का सबसे बड़ा दायित्व है, अगले 50 वर्ष तक भारतवासी एक काम करें, वे केवल एक बात की उपासना करें, और उपासना करें केवल भारत माता की। भारत माता के रूप में सभी को वे मान लें, मां दुर्गा को भी उसी के रूप में मान लें, मां सरस्वती को उसी रूप में मान लें, मां लक्ष्मी को उसी रूप में मान लें, शिव को भी उसी रूप में मान लें, विष्णु को उसी रूप में मान लें। सभी देवी देवताओं का वास भारत माता में है,
और भारत माता को हम सभी देवी देवताओं के वास के रूप में मान लें। इस दृष्टि से जिस दिन हर भारतवासी के लिए एक संकल्प होगा कि मैं अपने देश को स्वतंत्र करा दूंगा, तो भारत को स्वतंत्र होने में देर नहीं लगेगी। और यही हुआ। आपने सुना होगा ना, एक बार एक जापानी नागरिक से पूछा गया, याद करिए 1945 में जापान दुनिया का पहला देश था जिसके अंदर एटम बम गिरा था और हिरोशिमा और नागासाकी दो उसके शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे। जापान तहस-नहस हो गया था। 1945 में जो जापान एक प्रकार से बर्बाद सा हो गया था, वह जापान दुनिया के विकसित देशों में खड़ा है। एक जापानी नागरिक से पूछा गया कि आपकी प्रगति का राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। उनसे पूछा गया कि भाई आप भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। अगर बुद्ध और देश में से किसी को चयन करना होगा, उन्होंने कहा हम बुद्ध के अनुयायी हैं, लेकिन अगर बुद्ध भी हमारे देश की एकता में बाधक बनेंगे तो हम अपने देश के साथ खड़े होंगे। अनुयायी होना दूसरी बात है, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हमारे लिए नेशन फर्स्ट होगा, पहला होगा, देश पहले होगा। और भाइयों बहनों, आज जापान की प्रगति और एक विकसित देश के रूप में जापान की तकनीक का लोहा पूरी दुनिया मानती है। हिंदुस्तान को भी, भारत को भी अगर एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होना है, हर भारतवासी का एक ही दायित्व होता है और होना चाहिए कि हम नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि जब हम इस मार्ग का अनुसरण करेंगे तभी भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर पाएंगे। और जब एक ताकतवर कोई होगा तो याद करना, उसका कोई विभाजन नहीं कर पाएगा, उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। उसके कोई हिस्सा नहीं मांग पाएगा। और याद रखना, ताकतवर की हमेशा पूजा होती है। अपने देश को इतना शक्तिशाली बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि जो ये विकृतियां आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में घुसती हैं, ये कुछ कुरीतियां हैं, कुछ विकृतियां हैं। इन विकृतियों का समाधान, इन बीमारियों का समाधान स्वयं ये देश अपने आप ही निकाल ले। और आज हम सब का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। आज की तिथि इसी बात को लेकर के हम सबको अतीत की गलतियों का परिमार्जन करने का एक अवसर दे रहा है। हम अतीत की गलतियों का परिमार्जन करें, इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। इस बात के लिए आज की तिथि एक प्रेरणा है। और जब आज की इस गलती के परिमार्जन की दिशा में हर भारतवासी आगे बढ़ेगा, हर प्रदेशवासी आगे बढ़ेगा, तो याद करना कि तभी स्वाधीनता का आनंद का अवसर हम सबके सामने एक नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको ताकत देगा। मैं एक बार विभाजन की त्रासदी में उन लाखों ज्ञात अज्ञात नागरिकों को जो निर्दोष थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, एक गलत राजनीतिक निर्णय के कारण
जिनको विभाजन की त्रासदी से जूझना पड़ा था, काल कलवित हुए, बर्बर अत्याचार का शिकार हुए, अपने परिवार, अपनी भूमि को उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उन सबको मैं स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, काल कलवित हुए उन सभी बंधुओं को, बहनों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन विभाजन की त्रासदी को झेलने के बाद भी हिंदुस्तान आए हुए उन पूरे समुदाय को, जिन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के माध्यम से न केवल स्वयं प्रगति की, बल्कि भारत को परम वैभवशाली बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, वह एक नई प्रेरणा भी है, एक सराहनीय पहल भी है। आज आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्र में लोगों ने अलग अलग कार्य प्रारंभ किए। उस समय बहुत सारे, यानी जितने लोग आए थे खाली हाथ आए थे, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, सरकार के द्वारा इतना सहयोग नहीं हो पाया था उस समय, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से जो आज करके दिखाया है, यह अन्य लोगों के लिए भी एक नई प्रेरणा हो सकती है। मैं इस अवसर पर उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब अपने देश के बारे में सोचेंगे। इस प्रकार की त्रासदियों से आने वाले समय में मानवता को न जूझना पड़े, इससे हम सब सबक लेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको, कल भारत अपना 77वां स्वाधीनता दिवस मनाएगा। आप सबको आज के अवसर पर मैं विभाजन की त्रासदी से सबक लेते हुए 77वें स्वाधीनता दिवस की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी लोग अपने स्थान पर बने रहें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और सभी विशिष्ट अतिथिगण प्रस्थान करेंगे कार्यक्रम स्थल से। आप लोग शांति